नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री पेपर 1 के चैप्टर संख्या 1 के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। अगर आप बीए की 5th सेमेस्टर में हैं और आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज अध्याय संख्या 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में अध्याय संख्या 2 इस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ में मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को ऑलरेडी कवर भी करवाया जाता है, तो इसको लेकर के घबराइए नहीं, ठीक है। बहरहाल ये जो पहला आपका टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। परीक्षा में यहाँ से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन हर हाल में आते हैं, ध्यान रखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री बीए 5th सेमेस्टर पेपर 1, चूंकि बीए के 5th सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 यानी पेपर 2, ठीक है। तो पहला पेपर है, पेपर का नाम क्या है, पेपर टाइटल क्या है? पेपर टाइटल है स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया। क्या नाम है? स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये आपके पेपर का नाम है, ठीक है। यानी कि राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज कहाँ का? प्राचीन भारत का, यानी प्राचीन भारत के राज्य, अर्थव्यवस्था और सोसाइटी यानी समाज के बारे में हमको जानना है कि प्राचीन भारत में राज्य कैसा था, समाज कैसा था और सोसाइटी कैसी थी, और वहां का सामाजिक संगठन वगैरह या अर्थव्यवस्था कैसी थी, किस तरीके से चीजें। ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। न्यू बैच 2026-27 स्टार्ट हो चुका है। यूनिट नंबर 1 चैप्टर संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक आपका क्या है आज का? वर्ण एंड कास्ट इन एंशिएंट इंडिया, कॉन्सेप्ट एंड सर्वे। ये आपके जो है चैप्टर का नाम है, यानी कि ये आपके क्या है, चैप्टर का नाम है। यानी पहले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? वर्ण एंड कास्ट, यानी कि वर्ण व्यवस्था, और कास्ट यानी कि जाति व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के बारे में आपको जानना है विस्तार से। कहाँ के? एंशिएंट इंडिया में, चूंकि प्राचीन भारत में ही वर्ण व्यवस्था पहले पनपी। वर्ण व्यवस्था में जब नियम कठिन या जटिल होती गई वर्ण व्यवस्था के नियम कायदे, तो वही वर्ण व्यवस्था बाद में आकर के जाति व्यवस्था कन्वर्ट हो जाती है। जाति व्यवस्था एक अलग व्यवस्था बाद में आकर के हो जाती है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी हम लोग देखेंगे और उसके बाद में फिर हम टॉप 25 एमसीक्यूज भी इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव यानी लिखित, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, कैसे भी क्वेश्चंस, कैसे भी चीजें आपकी परीक्षा में पूछी जाए, सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए हेडिंग डालिएगा आप सभी लोग। पहली हेडिंग डालिएगा बेटा, वर्ण क्या है। देखिए वर्ण व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वर्ण क्या है, यानी व्हाट इज वर्णा। वर्ण की अगर बात की जाए तो वर्ण शब्द की जो उत्पत्ति हुई है बाबू, वो संस्कृत का धातु है ब्रू, ब्री धातु से हुई है, जिसका मतलब होता है वर्णन करना या किसी चीज को चिन्हित करना, ठीक है। इसका संस्कृत के धातु का मतलब होता है ये, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अब इस चीज को थोड़ा सा और बारीकी के साथ हम समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। सामाजिक दृष्टि से अगर देखें वर्ण का अर्थ क्या होता है, तो व्यक्ति के गुण यानी कि गुण धर्म, और कर्म यानी कार्य, उसका गुण क्या है यानी क्वालिटी क्या है, और उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको कार्य दिया जाता है। उसी के आधार पर सामाजिक वर्गीकरण होता है, यानी किसके आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर उसका समाज में वर्गीकरण होता है कि उसको क्या पद मिलेगा, यानी क्वालिटी उसकी कैसी है, और उसी क्वालिटी के आधार पर उसको समाज में काम दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि ब्राह्मण, अब ब्राह्मण एक वर्ण है, वैसे 4 वर्णों की संख्या कितनी बेटा? वर्ण कितने हैं मैं आपको बता दूं, वर्ण कितने हैं आपके? 4 वर्ण है। और इस वर्णों की अगर बात, कौन कौन से वर्ण हैं? पहला वर्ण आपका है, अभी मैं लिखा हूं आगे चल करके, ठीक है, ब्राह्मण पहला। दूसरा है क्षत्रिय, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा है? वैश्य। चौथा आपका है शूद्र। ये जो है ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन करता है, शिक्षा वगैरह देता है लोगों को, शिक्षा लेना, वेद वगैरह पढ़ना पढ़ाना, ऐसे ब्राह्मणों का काम है। क्षत्रियों का काम रक्षा करना है, वैश्य का काम होता है व्यापार से संबंधित, और शूद्रों का काम होता है इन तीनों की सेवा से संबंधित, ठीक है, श्रम वगैरह करना। इस तरीके से 4 वर्ण है। इसको लेकर के पुरुष सूक्त में एक श्लोक आता है वैदिक वेदों में। क्या है श्लोक? श्लोक है ब्राह्मणो अस्य मुखमासीदा बाहु राज्यान्यः कृता, यानी ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राज्यान्यः कृता उरु तदस्य वैश्या पदाभ्याम शूद्रो अजयतः, ठीक है। यानी यहां तक केवल वर्णों की उत्पत्ति को लेकर के नहीं, बल्कि देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में बताया गया। आगे कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो आजयत,
यानी चंद्रमा मन से उत्पत्ति होती चंद्रमा की, ठीक है। भगवान उस विराट पुरुष के जो है मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, ठीक है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता, यानी कि चक्षु, चक्षु माने आंखों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। चक्षु सूर्यो अजायता श्रुणात वायुश्चा प्राणश्चा मुख दग्नि रजायता, ये भी देवताओं की उत्पत्ति के मंत्र हैं, ये सब लिखे हुए हैं। ऐसे ही वर्ण की उत्पत्ति क्या है, उस विराट पुरुष के मुखमंडल से। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद, यानी कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुखमंडल से। बाहुराज्यान्याकृता, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति। उरु तदस्य दवैश्या, उरु माने होता है जंघा। उरु तदस्य दवैश्याः पदभ्याम शूद्रो अजयतः, यानी पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। इस तरीके से यहाँ पर 4 वर्ण जो है ये थे, और ये 4 वर्ण जो थे ये एक प्रकार से ये गुण और कर्म के अकॉर्डिंग जो है बताए गए। बाद में चल करके इसको और भी चीजें हुई, जन्म पर आधारित कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग कर्म पर आधारित बताते हैं। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, इस पर डिबेट नहीं करते हैं क्योंकि आपको उतना डिबेट नहीं जानना है। प्रामाणिक परिभाषा को अगर मैं बताऊं तो श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक मिलता है, वो इसको जन्म पर आधारित नहीं बल्कि कर्म पर आधारित मानता है। लिखा क्या है कि श्रीमद् भगवत गीता जो कि महर्षि वेदव्यास जी की रचना है, भगवत गीता वेदव्यास जी ने लिखा है। भगवत गीता कोई अलग से पुस्तक उन्होंने नहीं लिखा है। भगवत गीता महाभारत नाम के एक महाकाव्य है जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। उसी महाभारत के एक अंश में, उसी महाभारत के एक अंश में यानी एक पर्व में, महाभारत चूंकि पर्वों में बटा, पर्व माने अध्याय, जैसे रामायण कांड में बटा है ऐसे ही महाभारत पर्व में बटा है। तो जो भीष्म पर्व है उसी में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कुरुक्षेत्र में बीच मैदान में युद्ध शुरू होने से पहले उपदेश देते हैं। अर्जुन को एक प्रकार से ज्ञान देते हैं, तमाम प्रकार के अर्जुन क्वेश्चंस करते हैं, उन सभी का उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं। और आज कहीं ना कहीं पे हमारे और आपके उनमें जो तमाम प्रश्न चल रहे हैं अपने लाइफ को लेकर के, उन सभी जो है प्रश्नों के उत्तर आपको श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक सभ्यता है, एक समाज मान सकते हैं, एक सामाजिक विशेषता या एक जीवन अच्छे जीने की शैली, ये सब आपको सिखाता है। श्लोक अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 13 में लिखा है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, यानी कि जो चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, मया सृष्टम जो सृष्टि हुई है, गुण कर्म विभागसः, यानी गुण और कर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है। क्वालिटी कैसी है उस व्यक्ति की और उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको बता देगा कि भाई ये है, ठीक है। इस तरीके से ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, इस तरीके की चीजें हो गई। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें उदाहरण के रूप में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने 4 वर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर करी है, अर्जुन से कहते हैं, ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट की एक स्पेशल परिभाषा आपके लिए बनाई जाती है नए नोट्स के अकॉर्डिंग। नोट्स में इतना जबरदस्त तैयार किया हूँ, बहुत मेहनत से नोट तैयार किए जाते हैं आपके लिए, एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी के साथ आपके लिए तैयार करता हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वर्ण वह सामाजिक तंत्र है बेटा जिसमें व्यक्ति की सामाजिक भूमिका उसके गुण और कर्म के अनुसार तय होती है, ना कि उसके जन्म से तय होती है, ठीक है। यानी कि अंग्रेजी में लिखेंगे वर्ण इज सोशल सिस्टम वेयर अ पर्सन्स रोल इज डिटरमाइंड बाय देयर क्वालिटीज एंड एक्शन। इनकी क्वालिटी क्या और वो एक्शन यानी कार्य क्या करते हैं, नॉट बाय बर्थ, यानी वो बर्थ से नहीं होता, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अब वर्ण व्यवस्था तो आपके समझ में आ गई कि वर्ण क्या होते हैं, ठीक है। ये जन्म पर आधारित नहीं बल्कि कर्म पर आधारित है। बाद में चल करके जो है ब्राह्मणवाद आया, उससे ये व्यवस्था कर्म पर आधारित ना होकर के जन्म पर आधारित हो गई, क्योंकि वर्चस्व हर एक जाति अपनी जाति में ही होने लगा, अपने ही वर्ण के काम करने लगे। ऐसे व्यवस्था धीरे धीरे जो कर्म पर थी वो जन्म पर आधारित होती चली गई, ठीक है। और फिर इसके बाद में धीरे धीरे करके जातियों का विकास हुआ, तमाम जातियां उदय हुई, और इसके लिए कोई एक धर्म या कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, इसकी उत्पत्ति के लिए पूरा समाज उत्तरदायी है। आगे देखिए वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था, चूंकि समाज में संतुलन बनता है। वर्ण व्यवस्था जैसा वैदिक काल में थी वैसी वर्ण व्यवस्था अगर आज लागू हो जाए, समाज बहुत सुखी होगा, कभी मारपीट झगड़ा नहीं होगा जातियों के नाम पर, वर्णों के नाम पर जो आजकल बवाल कट रहा है, राजनीतिक रोटियां लोग सीख रहे हैं जातियों के नाम पर, वर्ण के नाम पर, वो चीजें नहीं हो पाएंगी अगर हम क्या करेंगे, अगर हम वर्ण व्यवस्था पुनः लागू कर देंगे। क्योंकि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है, जन्म वाली नहीं, कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरी बात है कार्यों का विभाजन करके दक्षता लाना। कार्यों का विभाजन इसलिए करा जाता है ताकि जैसे जो ब्राह्मण है, मानते ब्राह्मण का लड़का, अब वो शुरुआत से अपने पिताजी को देखेगा कि भाई ये पूजा पाठ करवा रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, वेद अध्ययन कर रहे हैं, तो भी शुरुआत से वेद को देखता देखता क्या होता, कहते नहीं अखाड़ा का लतमरुआ भी पहलवान होता है, तो ऐसे ब्राह्मण का लड़का कुछ भी ना जाने तो भी उसके अंदर देखते सुनते कुछ ना कुछ ज्ञान विद्वान आ ही जाता है, ठीक है।
ठीक है, समझ रहे हैं ना ये चीजें। ऐसे एक कहावत होती है कि अखाड़ा का लतमरुआ पहलवान होता है। अखाड़ा में रहते रहते देखते थे वो भी दांव पेच सीख जाता है। ठीक है, वो तुलसीदास जी की चौपाई जो है उस पर बड़ा डिबेट चलता है कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजे ही वेद प्रवीणा। यानी कि विप्र जो है अगर वो सकल गुणों से हीन है फिर भी उसकी वो पूजनीय होता है। ठीक है, और शूद्र जो है वो भले ही बहुत ज्ञानी हो लेकिन पूजनीय नहीं होता है। ये कई प्रसंग, इसका प्रसंग अलग है, इसको लोग गलत संदर्भ में इसको कोट करते हैं। ठीक है, इसका संदर्भ यही है कि भाई ये कुछ भी हो तो थोड़ा बहुत जानकारी इनके अंदर रहती है, वो अनुवांशिकता में भी आ जाता है कि जिनके अंदर देखते सुनते वो उनके दिमाग में, तो एक पीढ़ी में ऐसे देखा सुना, दूसरी पीढ़ी में देखा सुना, तीसरी पीढ़ी में देखा सुना, ऐसे से सुन सुन करके उनके अंदर ज्ञान का जो है वो संचार होता रहता है और वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर उन्होंने थोड़ा सा मेहनत कर दिया उस क्षेत्र में तो बहुत आगे निकल गए, यानी अपने क्षेत्र में वो दक्षता ला सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। से कि कोई, अब मान लेते कोई बढ़ई का लड़का है, अब वो शुरुआत से देख रहा है कि हमारे पिताजी जो है वो लकड़ी का काम करते हैं तो लकड़ी की डिजाइन अच्छी अच्छी वो काटना सीख जाएगा धीरे धीरे। दर्जी का लड़का वो दर्जी वाला सीख जाएगा, क्योंकि जो काम उसके घर में होगा देखेगा सुनेगा उसको सीखेगा। इसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं, क्योंकि जो देखता है बच्चा वो देखता है, जो महसूस करता है सुनता है, तो वो चीजों को देख करके वो चीजों को सीखेगा, जानेगा, अनुकरण बोले अनुकरण करेगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से। तीसरी बात है समाज में धर्म यानी कर्तव्य पर आधारित अनुशासन कायम करना, ताकि कर्तव्य पर आधारित अनुशासन हो, कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, इस तरीके से पूरी चीजें एकदम फिट होती, भाई आप ये काम करेंगे तो आप वही काम करेंगे, आप दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये विशेषता होती है। इस उद्देश्य से इसकी व्यवस्था करी गई। अगली हेडिंग डालिएगा, 4 वर्णों का विवरण। 4 वर्ण कौन कौन से है, 4 वर्णा डिस्क्रिप्शन। देखिए सबसे पहले कर्म लिखा हुआ इधर, ये वाला कर्म मतलब ये, वर्ण माने इधर ही लिखा हुआ ब्राह्मण। ठीक है, इनके कर्तव्य यानी ड्यूटीज क्या होते हैं, जैसे ये देखिए ज्ञान शिक्षा या पूजा पाठ, और इसके गुण क्या है, जैसे सतगुण। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं, अब ये चीजें समझे। ब्राह्मण पहला वर्ण कौन सा है, ब्राह्मण सबसे उच्च क्वालिटी या सबसे ज्यादा उच्च पदवी पर रहने वाला जो है वर्ण है वो ब्राह्मण को ही माना जाता है। ब्राह्मण सर्वोपरि है। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं जो है रामचरितमानस में कि इंद्र कुलिस मम सूल विशाला काल दंड हरिचक्र कराला जो इनकर मारा नहीं मरई विप्रद्रोह पावक सो जरई। ठीक है, चौपाई में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मतलब एकात मात्रा वात्रा, बाकी अर्थ कहने का मतलब यह है कि इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, भगवान जो है कहते हैं, मतलब उसमें कहा जाता है चौपाई में कि इंद्र कुलिस यानी कि इंद्र का जो वज्र है उससे व्यक्ति बच सकता है। मम सूल विशाला, मम माने भगवान शंकर के त्रिशूल से कोई बच सकता है, मम सूल विशाला। काल दंड, काल के फांस से कोई बच सकता है। काल दंड हरि चक्र करा, सुदर्शन चक्र से, भगवान विष्णु के चक्र से भी व्यक्ति बच सकता है। लेकिन अगर विप्र का श्राप लग गया, विप्र से आपने द्रोह कर लिया, ठीक है, विप्र का आपने अपमान कर लिया, तो आपका विनाश निश्चित है। कैसे, ठीक है, कहा गया इंद्र कुलिस ममसूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इनकर मारा नहीं मरई विप्र द्रोह पावक सो जरी। विप्र से द्रोह करने से वो पावक यानी अग्नि के समान भस्म हो जाता है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, और शुरुआत में ही आप देखते हैं गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि जो है बंदहु प्रथम महीसुर चरना, महीसुर माने तो पृथ्वी की चलते फिरते देवता, और वो माने जाते ब्राह्मण। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस तरीके के मंत्रों का उल्लेख भी आपको मिलता है अलग अलग जगहों पर। तो ब्राह्मण हमेशा से सर्वोपरि ही रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ब्राह्मण जो रहा है, चूंकि ये सर्वोपरि से ले रहा है, चूंकि ब्राह्मणों ने किसको कब्जा किया। सबसे पहली बात, ब्राह्मण का सर्वोपरि जो रहना है वो क्यों हुआ, कभी आपने इसको सोचा? इसलिए हुआ चूंकि ये लोग जो है त्याग भी किए हैं और साथ ही साथ में इन्होंने अध्ययन पर काम किया है। ठीक है, जब आप सो रहे होंगे तब ये एक प्रकार से वेद पाठ कर रहे होंगे। जब आप सो रहे होंगे, जब आप 10 बजे सो करके उठते हैं, ठीक है, रात भर 2 बजे तक जग करके मोबाइल फोन इंस्टाग्राम में, तब एक ब्राह्मण का लड़का जो गुरुकुल में पढ़ता है या किसी भी जाति का लड़का जो गुरुकुल में पढ़ता है, गुरुकुल में हर एक व्यक्ति पढ़ सकता है। तो जब अयोध्या में आप देखते हैं, बनारस में लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ही पूजा पाठ करवाते हैं। अयोध्या में आप आइए, मैं तो रहता हूँ अयोध्या में, अधिकतर जितने भी वहां पर पंडा पुजारी हैं वो अधिकतर ब्राह्मण नहीं है, वो कहीं बिहार से, कोई यादव हैं, कोई मौर्य जी हैं, कोई कुछ भी है। यहाँ तक कि आप देखते हैं जो प्रसाद देते हैं वो भी अलग, उसमें जाति वगैरह कुछ कोई नहीं होता। जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है किसी मठ में, किसी उसमें जाकर के, तो उसकी जाति पात उसी समय नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती है। लोग योगी जी को कहते हैं कि भाई आप ठाकुर हो, ये हो, ये हो, लेकिन योगी बाबा ने जब दीक्षा ली होगी नाथ संप्रदाय से, उनका जो है, उनका मतलब कि अपने परिवार वगैरह सब त्याग पड़ना, सब त्यागना पड़ता है। वो उनका परिवार पूरा सकल मनुष्य हो जाता है, सारा संसार हो जाता है। ऐसे में ब्राह्मणों का था, वो ज्ञान शुरुआत से ही लेते रहे, क्योंकि ज्ञान पर कब्जा करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप ज्ञानी है तो आपका ज्ञान कहीं पर नहीं जाएगा, ना तो ज्ञान को चोर चुरा पाएगा,
ना ही आंधी उसको उड़ा पाएगी, ना ही जल उसको डुबो पाएगा, यानी ज्ञान सदा आपका अमर रहेगा। ये बात ध्यान रखेंगे। शिक्षा, यज्ञ, पूजा पाठ, ये काम किसका है? ये ड्यूटीज है किसकी? ब्राह्मणों की। इनके अंदर कौन से गुण है? सतगुण। सतगुण माने होता है, देखिए 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतगुण, रजगुण और तमगुण। सतोगुण में बहुत विद्वान, मतलब कि बहुत ज्यादा जो है शाकाहारी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बहुत नरम स्वभाव के लोग हैं, ठीक है, तो वो स्वभाव सतोगुण में आता है। रजोगुण में जो राजा व्यक्ति, मतलब राजसी टाइप का जो हो ठाट बाट, वो। और तमोगुण में राक्षसी प्रवृत्ति आती है, जो भी कुछ भी खा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, तमाम सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सतगुण की अगर बात की जाए, सतगुण जो है इनका रहता था, ठीक है। और मुख्य पेशा जो होता था ब्राह्मणों का, जैसे गुरु बन सकते थे, सबके गुरु बनते थे, पुजारी बन सकते हैं, आचार्य, ये सब इनका पेशा था। दूसरे नंबर पर जाति आती वर्ण आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय की बात किया तो ये इनका काम क्या था बेटा? शासन करते थे ये लोग, यानी राजा महाराजा जो बनते थे क्षत्रिय बनते थे अधिकतर, युद्ध कला में निपुण होते थे और रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, ठीक है। हमेशा से आप देखते हैं जैसे वशिष्ठ मुनि के आश्रम की रक्षा या विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा कौन करता था? यही लोग करते थे, जो है क्षत्रिय लोग करते थे। अब भगवान राम और लक्ष्मण गए थे ताड़का को मारने के लिए, ठीक है, सुबाहु मारीच को मारा, तो वो क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए गए थे। इनका गुण क्या होता है? इनका गुण होता है रजोगुण, ठीक है। ये राजा बनते हैं, सैनिक बनते हैं, प्रशासक भी बनते हैं, ये इनका जो है पेशा है, प्रोफेशन है, वैश्य मतलब की क्षत्रियों का। तीसरा जो वर्ण है उसका नाम है वैश्य। वैश्य क्या काम करते हैं बेटा? वैश्य की अगर बात किया तो व्यापार करना हुआ, कृषि करना हुआ, पशुपालन करना हुआ, जितना भी व्यापार वगैरह का काम है, सब कुछ आप देखते हैं वो वैश्य कैटेगरी के लोग करते हैं, वैश्य वर्ण के लोग करते हैं। इनमें रजोगुण और सतोगुण, मतलब रजोगुण और तमोगुण दोनों गुण विद्यमान होते हैं। इनका पेशा व्यापारी बन सकते हैं और कृषक बन सकते हैं, ठीक है, दुकानदार वगैरह बन सकते हैं। चौथी बात क्या है? चौथे वर्ण है आपका शूद्र। शूद्र की बात की जाए तो शूद्र का काम क्या होता है? सेवा कार्य, यानी कि ये इन तीनों की सेवा करते थे। साथ ही साथ में इनका गुण है तमोगुण, ठीक है, और ये बेसिकली जो है मजदूर और सेवक की भूमिका में जो है रहते थे, ठीक है। इस तरीके से वर्णों का विभाजन था। अब यहाँ पर चूंकि शूद्रों के साथ जरूर थोड़ा बहुत आप देखते केवल सेवा करना उनका उद्देश्य था। जो व्यक्ति किसी काम का नहीं होता था, जिनके पास कोई गुण नहीं था, मैंने शुरुआत में आपको बताया कि भाई ये गुण और कर्म के अकॉर्डिंग वर्ण व्यवस्था बताई गई, लेकिन बाद में इसको जो है ब्राह्मणवाद का प्रभाव बढ़ा, ब्राह्मणों ने शिक्षा पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद में आप देखते हैं जब ब्राह्मण का ऐसा कब्जा हुआ, अब कोई बुरा मत मानिएगा, जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ ये सब चीजें लिखी पढ़ी आपको मिलेंगी, ठीक है, मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, जो भी पढ़ा सुना उसी के हिसाब से मैं चीजों को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ कि भाई ब्राह्मण वर्चस्व बढ़ा, ब्राह्मणवाद आया, तमाम ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, तो फिर उसके माध्यम से एक वर्चस्व सा ब्राह्मणों का स्थापित हो गया शिक्षा पर। और जहां पर भी आप देखिए शिक्षा पर जिसका अधिकार रहा है, भीमराव अंबेडकर जी भी कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। तो ऐसे में ब्राह्मणों ने शिक्षा रूपी जो है शेरनी का दूध पिया, और उसके बाद में फिर उन्होंने क्या कर दिया? एकाधिकार कर लिया अपना। फिर ब्राह्मणों का काम जो है अध्ययन अध्यापन हो गया। अब जो व्यक्ति एकदम से पहले के जमाने में मतलब कि कुछ काम नहीं करते थे, या फिर उनके अंदर ज्ञान नहीं था, फिर कुछ ऐसे ऐसे जो व्यक्ति कर्म के, जिनके पास जितनी क्वालिटी होती थी उसी क्वालिटी के अनुसार उनको वर्ण व्यवस्था मिल जाती थी। वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में बड़ी लचीली थी। जैसे कोई व्यक्ति क्षत्रिय है, वो ब्राह्मणों का काम कर रहा है, तो उसको ब्राह्मण बना देते थे, ठीक है। जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण का काम कर रहा है, वैश्य का काम कर रहा है, क्षत्रिय होते हुए भी वो शूद्र जैसा व्यवहार कर रहा है, तो उसको शूद्र बना देते थे। ब्राह्मण है, ठीक है, उसके पास गुण विहीन ब्राह्मण है, तो उसको शूद्र से बदतर माना जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से सिस्टम बना हुआ था। तो इस तरीके से पूरा 4 वर्ड मैंने आपको बताए हैं। इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत आप मतलब कि ये मत सोचिए गुरु जी ऐसा बोल रहे हैं, ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। जब भी आप क्लास लेना है तो जात पात आप अपना अलग अलग करके आए, बाकी बाद में देख लीजिएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जब भी आप पढ़ने हैं तब जाति पात वाला पिटारा जो है अपना खोल करके आइएगा। देखिए शुक्ला पॉइंट के अनुसार एक्सप्लेनेशन अगर इसका करें तो प्रारंभिक वैदिक काल में कोई भी व्यक्ति अपने गुणों और कर्म के अनुसार किसी भी वर्ण में जा सकता था। यह व्यवस्था लचीली थी, यानी कि फ्लेक्सिबल थी। यानी इन अर्ली वैदिक टाइम्स इंडिविजुअल्स कुड चेंज देयर वर्ण बेस्ड ऑन मेरिट एंड वर्क, यानी कि वो अपने गुण और कर्म के अकॉर्डिंग कुछ भी हासिल कर सकते थे। द सिस्टम वाज इनिशियली फ्लेक्सिबल, यानी ये एकदम फ्लेक्सिबल था, लचीला सिस्टम था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में जा सकता था अपनी क्वालिटी को बढ़ा करके। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला पॉइंट आप समझिए, हेडिंग डालिएगा, वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ वर्ण सिस्टम। देखिएगा वर्ण व्यवस्था की क्या विशेषताएं बेटा। पहली बात तो कर्म पर आधारित थी। ये किस पर आधारित थी बेटा? कर्म पर आधारित थे, बेस्ड ऑन वर्क, यानी कि व्यक्ति का वर्ण उसके कार्य और उसके गुण पर आधारित होता था, जन्म पर आधारित नहीं होता था। शुरुआत में जब वर्ण व्यवस्था बनी तब, यानी गुण और कर्म के अकॉर्डिंग जो है
वर्ण व्यवस्था बनी। इसके बाद में दूसरी विशेषता क्या लिखेंगे, लचीलापन इसमें था, फ्लेक्सिबिलिटी लिखिएगा। क्या है फ्लेक्सिबिलिटी, व्यक्ति अपना वर्ण जो था वो बदल सकता था, जैसे ब्राह्मण से क्षत्रिय बनना या वैश्य से ब्राह्मण बनना या शूद्र से ब्राह्मण बनना, ये हो सकता था। ठीक है, कोई व्यक्ति जैसे वाल्मीकि जी शूद्र थे जाति के, लेकिन उन्होंने एक प्रकार से अपने दम पर ब्राह्मणों से भी ऊंचा स्थान प्राप्त किया। आज वाल्मीकि जी का पूजा होता है, वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में रामायण लिखा है जिसको पूजा जाता है। ठीक है, ऐसे महर्षि वेदव्यास जी की आप बात कर लीजिए, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा, वो भी क्या थे, शूद्र जाति या मल्ला मतलब की जो है जो मछली मारने वाले केवट या किसी जाति के होते हैं उस जाति के थे, उन्होंने भी आप देखते हैं जो है तमाम चीजों को लिखा। तो ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मणों का ही वर्चस्व रहा, तमाम लोग आए, संत रैदास से लेकर के आप आधुनिक काल में भी देखेंगे तमाम लोग आए जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने ब्राह्मणों के जैसा व्यवहार किया और लोगों ने उनकी रिस्पेक्ट करी, इज्जत करी। जरूरी है कि आज के युग में दलितों को या ओबीसी कैटेगरी को पढ़ने की जरूरत है, उनको बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। उनको ये नहीं सोचना कि ब्राह्मण आगे कैसे हैं, वो आगे हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा लिखा है। अगर आप भी पढ़े लिखेंगे तो आप आगे होंगे, तो आप अभी पढ़िए और सरकार संविधान सब कुछ आपके साथ है। वैसे में ये डिबेट देना कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया वैसा किया, ये बिल्कुल निरर्थक है आज के युग में। आप बस अपने पर फोकस करिए, आप खुद आगे बढ़िए, दुनिया क्या कर रही है उससे आपको बिल्कुल नहीं मतलब होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कंपटीशन और संघर्ष दोनों में बस दो चीजों का थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत महीन सा। क्या, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है यानी संघर्ष जो होता है वो दूसरों को खींचने में लगता है, दूसरों को पीछे करके खुद आगे हो जाना चाहता है, अपना मेहनत नहीं करेगा आगे बढ़ने में, दूसरों की टांग खींच करके बस पीछे कर देगा उसको ताकि वो अपने आप आगे बढ़ जाए। जैसे कि मान लेते हैं एक लाइन यहाँ पर है, अब पूछा गया इस लाइन को छोटा करो, इस लाइन को छोटा हम कैसे कर सकते हैं, एक बड़ी लाइन हम खींच दें, ये हो गया आपका कंपटीशन, यानी हमने बड़ी लाइन हमने अपना कद बड़ा कर लिया, सामने वाला छोटा हो गया। एक क्या है कि इस लाइन को आप देखें, इस लाइन को क्या है, इस लाइन को छोटा करो, तो आपने क्या किया, इस लाइन को छोटा करने के उपरांत आपने क्या किया, इस लाइन को मिटा दे नीचे से। ठीक है, आपकी लाइन बगल में इतनी छोटी सी थी, आपने इसको भी मिटा करके, ये यहाँ तक था, इसको मिटा करके आपने क्या कर दिया, इसको अपने से भी छोटा कर दिया। तो क्या हो गया, इसको क्या कर दिया, अपने से भी छोटा कर दिया। इस तरीके से क्या हो गया, अपना आप खुद बढ़े नहीं लेकिन आप उतने पर ही हैं, लेकिन इस बेचारे को भी आपने कम कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए, आप अपने पर फोकस करके आगे बढ़िए, क्योंकि संभावनाएं सभी के लिए इस समय हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरी विशेषता वर्ण व्यवस्था की क्या थी, कार्य विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर, यानी प्रत्येक वर्ण का कार्य जो था स्पष्ट रूप से निर्धारित था, जिससे समाज सुचारू रूप से चल रहा था। यानी ब्राह्मण का काम अलग था, क्षत्रियों का अलग, मैंने शुरुआत में बताया आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। चौथा बात क्या है, धार्मिक दायित्व यानी कि रिलीजियस ड्यूटीज, हर वर्ण का धर्म कर्तव्य अलग अलग होता था। जैसे ब्राह्मण का काम है अध्ययन करवाना, अध्यापन करवाना, क्षत्रिय का शासन वगैरह करना, वैश्य का व्यापार करना, शूद्रों का श्रम करना, सेवा करना, ये सब काम था। अब जिसमें जितनी क्वालिटी होती थी उसके अकॉर्डिंग जैसे क्वालिटी के हिसाब से उसको उस वर्ण में फिट कर लेते थे। ठीक है, चौथी बात, वर्ण से जाति की ओर संक्रमण, ट्रांजिशन फ्रॉम वर्ण टू कास्ट। क्योंकि क्या हुआ, समय आया कि वर्ण व्यवस्था जो है, जब धीरे धीरे समय बीतता गया, सने सने क्या हुआ कि सने सने माने धीरे धीरे करके समय बीतते गए और वर्ण व्यवस्था यही जो है इसमें किसके नियम जटिल होते गए। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित जो थी वो जन्म पर आधारित होना शुरू हो गई। वो कैसे हुआ वो समझते हैं। प्रारंभिक स्थिति हेडिंग डालेंगे, वर्ण व्यवस्था कम मतलब कर्म आधारित और गतिशील थी। उस प्रारंभ में समाज में सभी वर्णों का कार्य समाज समान रूप से आवश्यक समझाता था। सभी वर्ण अपने अपने कार्य का दायित्व मतलब अच्छे तरीके से निभाते थे। फिर क्या हुआ, परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। समय के साथ साथ वर्ण व्यवस्था में कई परिवर्तन होना शुरू हो गए और जैसे जैसे समय बीतता गया यह व्यवस्था जन्म पर आधारित जो है जाति व्यवस्था में बदलनी शुरू हो गई। क्योंकि ये जो जब जन्म पर आधारित हो गई तो वही तभी से जाति व्यवस्था होगी, नहीं तो कर्म पर आधारित तब तक वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, कारण क्या रहा इसका, कारण ये रहा बेटा कि ब्राह्मणों के कर्तव्य का क्या हुआ, वर्चस्व हुआ, ब्राह्मणों का दबदबा हुआ। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से अपने अधिकारों को अस्थायी बनाया। दूसरी बात, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ। शासकों ने वर्ण व्यवस्था को समर्थन दिया जिससे उनके शासन को अस्थायित्व मिला और इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती गई। यानी कि शासन से भी सपोर्ट मिला वर्ण व्यवस्था को, तो वर्ण व्यवस्था आगे बढ़ती चली गई। तीसरी बात, शास्त्रीय व्याख्या में विकृति आई, यानी जैसे मनुस्मृति ने वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित घोषित कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आर्थिक भेदभाव, विभिन्न पेशों की सामाजिक प्रतिष्ठा में अंतर आने लगा। ठीक है, क्योंकि सामाजिक अंतर प्रतिष्ठा, जैसे जो अध्ययन अध्यापन करता है उसको ज्यादा सम्मान मिलने लगा, जो रक्षा करता है उसको ज्यादा सम्मान मिलने लगा, जो श्रम का काम करता है, लेबर का काम करता है उसको उतना सम्मान नहीं दिया जाने लगा। तो ऐसे में तमाम लोगों के मन में हीन भावना उत्पन्न होने लगी। जैसे कि एक शूद्र व्यक्ति है
अब शूद्र व्यक्ति कोई काम कर रहा है, अब उसके पैसे को आप जो है नहीं समझ पा रहे हो, या उसके पैसे को आप जो है अच्छे तरीके से नहीं ट्रीट कर रहे हो, उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हो जितना एक ब्राह्मण को देते हो, तो भाई उसके मन में बातें आएंगी कि भाई आप जो है क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसको अपने आप में हीनता महसूस होगी। और यही हीनता बेसिकली कारण बनी जो है इसमें जो है चीजें होने की, और यही चीजें आप मन में फूट डालती हैं या आगे बढ़ने से रोकती हैं, एकता को खतरा उत्पन्न करती हैं। शास्त्रीय व्याख्या में विकृति आई, साथ ही साथ में आर्थिक भेदभाव आपको दिखाई पड़ने लगा, विभिन्न पेशों में सामाजिक प्रक्रिया प्रतिष्ठा में अंतर आने लगा, इस तरह की चीजें जो है शुरू हुई। अब यहाँ पर आपको और भी चीजें मैं बताने से पहले एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, इसका पीडीएफ प्राप्त करना है, या और भी सब्जेक्ट मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास के सभी के पीडीएफ प्राप्त करने, तो एसएमएस कीजिएगा इस नंबर पर 9161 93 60 62। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। आपको बता दूं कि मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पीडीएफ नोट्स जो है और लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपके लिए मिलेंगे केवल 100 रुपए फीस में। सभी सब्जेक्ट यानी 2 आपके मेजर सब्जेक्ट की तैयारी और आपके को करिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी पूरी हो जाएगी, मॉडल पेपर के साथ, रिवीजन क्लास के साथ, पीडीएफ नोट्स के साथ। आपके पास एक क्यूआर कोड में भेजूंगा, उस क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस पेमेंट करवा देना है या खुद कर देना है, जैसा भी आप उचित समझे। ठीक है, आप खुद चलाते तो खुद कर दीजिए, नहीं चलाते तो किसी दूसरे से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं, फीस जमा करवा सकते हैं। आप एसएमएस तभी करिएगा जब आपको कोर्स में ज्वाइन होना होगा, बिना मतलब के एसएमएस मत कीजिएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एसएमएस करते हैं, फिर चीजें पूछेंगे और उसके बाद बोलेंगे गुरुजी जो है अब हमको नहीं जुड़ना है। ऐसे में बिना मतलब के एसएमएस मत कीजिएगा। ठीक है, आपको जब जुड़ना हो आप अभी से जान लीजिए क्या क्या इसमें मिलेगा, तभी जुड़िए, तभी एसएमएस कीजिए जब आपको जुड़ना हो। बाकी यूट्यूब पर भी आपको क्लास मिलती रहेगी, हमारी यूट्यूब पर वीडियोस मिलती रहेंगी, वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, वीडियोस यूट्यूब पर बंद नहीं होने वाली है, यूट्यूब पर वीडियो लगातार चलेंगी। ठीक है, यानी अगर आपके पास 100 रुपए देने के लिए नहीं, आप नहीं चाहते कि 100 रुपए हम दें, तो बिल्कुल आप मत दीजिए, आप यूट्यूब पर पढ़िए। ठीक है, लेकिन अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने तो पीडीएफ नोट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान, उसमें क्या मिलेगा, लगभग आपके 10 प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व फॉर्म में, ठीक है, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास सॉल्व फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो उनके आंसर साथ में रहेंगे, यानी एक बेहतर अंदाज में चीजें आपको मिलेंगी। आपको सीरीज वगैरह नहीं खरीदनी पड़ेगी। पीडीएफ लेने का या हमारे कोर्स में ज्वाइन होने का मतलब ये है कि आपको सीरीज या आपको किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किताब और सीरीज लेंगे तो कम से कम हजारों रुपए आपके खर्च हो जाएंगे, लेकिन अगर आप 100 रुपए खर्च करेंगे तो आप बहुत बेटर चीजें पाएंगे। और पिछले 7 वर्षों से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपके लिए बहुत बेहतर कंटेंट मैंने तैयार भी किया है, और आपकी बार आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, एक नए तरीके की पीडीएफ तैयार की जा रही है, ऐसे ही चैप्टर वाइज सब कुछ आपके लिए व्यवस्था किया जा रहा है, तो परेशान नहीं होना है। मात्र 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको लाइव क्लास वाले ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स की लिंक मिलती रहेगी। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। पीडीएफ नोट्स में आपकी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे और लिखित टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे, यानी सभी टाइप के क्वेश्चंस विद्यमान होंगे। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट हो, आपका सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जन नायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रोफेसर रजू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, या आपका मासा कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय। ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय अलग अलग स्टेट के अलग अलग जगहों के, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अपनी परीक्षाएं करवाते हैं, उन सभी के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। बात ध्यान रखेंगे, सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको यहाँ पर मिलेगी। सभी सब्जेक्ट में जैसे कि आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2 सब्जेक्ट आपको मेजर पढ़ने हैं 5th सेमेस्टर में, और 1 सब्जेक्ट आपको माइनर में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 सब्जेक्ट के 1 पेपर नहीं होंगे, 1 सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा, यानी फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, अलग अलग सिलेबस दोनों का होगा, ऐसे ही हर दोनों सब्जेक्ट का। ठीक है, यानी 4 पेपर आपके, यानी 4 सब्जेक्ट ये हो जाएंगे कुल मिलाकर के, और 1 सब्जेक्ट आपका को करिकुलर आपकी बात बहुत कठिन है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, यानी कंप्यूटर क्षमता के बारे में आपको जानना है, कंप्यूटर के बारे में समझना है, विश्लेषण क्षमता, और डिजिटल जागरूकता के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी कि रीजनिंग और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। तुरंत एसएमएस कीजिए, सब कुछ आपको बहुत ही बारीकी के समझ में आएगा। 10 आपके जो को करिकुलर का माइनर का पेपर नहीं होता है, को करिकुलर का जो पेपर होता है उसकी अगर बात की जाए तो उसमें आपको हमेशा परीक्षा सभी विश्वविद्यालयों में क्या होती है, एमसीक्यूज टाइप की ही परीक्षा होती है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। इसकी बेहतर तैयारी आपको मिल जाएगी, कहीं पर कुछ आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर, हमारे साथ जुड़िए, ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ऐसे ही और पीडीएफ मिलेगा आपको। ठीक है, परेशान नहीं होना है। चलिए।
आगे बढ़ते हैं, चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? पर्पज ऑफ वर्ण सिस्टम। देखिए, पहला उद्देश्य समाज में कार्य का विभाजन सुनिश्चित करना। दूसरा, धर्म, राजनीति, अर्थ और सेवा करना, इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता लाना, ताकि धर्म, राजनीति, अर्थ और सेवा, धर्म कौन स्थापित करता है? ब्राह्मण। राजनीति कौन करता है? क्षत्रिय। अर्थ का काम कौन करता है? वैश्य। और सेवा भाव कौन करता है? वो शूद्र दिखाता है। इन सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ व्यक्तियों को ही रखा जाए, ठीक है, इसलिए ये चीजें बताई गई थी। तीसरी बात है सामाजिक समरसता और संतुलन बनाए रखना। चौथी बात है हर वर्ग को उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार दायित्व देना। ये सारी बातें जो है वर्ण व्यवस्था के उद्देश्य में शामिल कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट है, इसको समझने की उतना मतलब बहुत ज्यादा कठिन कोई काम नहीं, इसलिए मैंने सरल भाषा में लिखा है ताकि मैं आपको बस आकर के दिखा दूं, आपको स्क्रीन पर दिखे और आप सुन ले मुझको। जो चीजें कठिन लगे वो भी मैं समझा दूं, समझाने लग ज्यादा कुछ होता नहीं है, इसलिए मैंने इतना सरल पीडीएफ तैयार किया ताकि आपको मैं ऐसे लेक्चर के रूप में दे पाऊं। प्रेजेंटेशन के लिए मैं आया हूं बेसिकली। छठा हेडिंग डालेंगे शुरुआती वर्ण व्यवस्था और उसका लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन अर्ली वर्ण सिस्टम। देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी, ठीक है। व्यक्ति अपने कर्म और शिक्षा से वर्ण जो था वो बदल सकता था। कोई व्यक्ति किसी वर्ण में हो सकता था। उदाहरण के रूप में जैसे आप समझे, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जो थे मछुआरे के पुत्र होकर के भी ब्राह्मण व ऋषि बने, ठीक है। आप देखते महर्षि वेदव्यास, मैंने उदाहरण बताया था आपको। दूसरी बात, महर्षि वाल्मीकि डाकू थे, ब्राह्मण ऋषि बने बाद में, ठीक है। तीसरे विद्वान है आपके वशिष्ठ। वशिष्ठ की बात की जाए, वशिष्ठ और विश्वामित्र क्षत्रिय और ब्राह्मण थे, ठीक है। का वर्ण परिवर्तन आप देखते हैं हुआ है वशिष्ठ और विश्वामित्र का। इस तरीके से आप तमाम चीजें देख सकते, तमाम उदाहरण देख सकते हैं। बाद में क्या हुआ, यह व्यवस्था कर्म पर आधारित जो पहले थी वो जन्म पर आधारित हो जाती है और इस तरीके से कठोर हो जाता है इसका नियम और रूढ़ बन गई व्यवस्था। इसमें बदलाव संभव नहीं हो पाया और जो ब्राह्मण था वो ब्राह्मण ही रहेगा, जो क्षत्रिय था क्षत्रिय रहेगा, फिर उनके बच्चे क्षत्रिय, उनके बच्चे क्षत्रिय, या उनका बच्चा ब्राह्मण, उनका बच्चा ब्राह्मण, शूद्र का लड़का शूद्र, ऐसे ऐसे एक प्रकार से अनुवांशिकता पर आधारित होता चला गया, ठीक है। पांचवी, अब अगला पॉइंट आप देखिए, जाति क्या है? व्हाट इज कास्ट? जाति की अगर बात करें तो जाति एक जन्म पर आधारित सामाजिक व्यवस्था है। इसमें व्यक्ति का व्यवसाय, विवाह, सामाजिक संबंध, भोजन आदि पूर्व से निर्धारित होते हैं कि भाई किस व्यक्ति, अपने ही लोग जातियों का विवाह, एक जाति का विवाह अपने ही जाति में करते हैं, ठीक है। सामाजिक संबंध भी अपने जाति में ज्यादा उनका संबंध होता है। भोजन वगैरह जो होता है, किसी किसी जाति के यहाँ लोग भोजन भी नहीं करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, ये सब चीजें पहले होती थी। सभी जातियों का व्यवसाय अपना अलग अलग होता है। ये सब चीजें जाति व्यवस्था को परिभाषित कर सकती है। प्रसिद्ध परिभाषाएं देखिएगा, प्रसिद्ध पर वेल नोन डेफिनेशंस। पहली परिभाषा जाति की डॉक्टर जीएस ओझा कहते हैं, इतिहासकार हैं, कहते हैं कि जाति वह सामाजिक संस्था है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है और उसका व्यवसाय तथा आचरण जो होता है जन्म से ही निश्चित होता है कि इसे ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो ब्राह्मण ही होगा, पूजा पाठ करवाएगा, शिक्षा उच्छा देगा, यही सब काम करेगा। तो वो इसका कर्म पहले से डिसाइड है कि भाई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो ब्राह्मण है। जैसे कि इसमें मेरी कोई इसमें एक प्रकार से महारत हासिल नहीं कि मैं जो है शुक्ला हूँ, मैं शुक्ल हूँ तो ये इसमें मेरे पिताजी शुक्ल हैं, इस वजह से मैं शुक्ल हूँ। मेरा बच्चा शुक्ल होगा, इसमें उसमें मेरे बच्चे का कोई योगदान नहीं होगा, उसमें मेरा योगदान होगा। उसका बच्चा शुक्ल होगा तो वो एक प्रकार से अनुवांशिकता चलती जाएगी, यानी कि ये प्रदत्त परिस्थिति जो है वो चलती जाएगी। प्रदत्त और अर्जित, अर्जित जन्म वर्ण व्यवस्था में था, जाति व्यवस्था में वही चीजें प्रदत्त हो जाती है, मतलब वही चीजें अर्जित हो जाती हैं। वर्ण व्यवस्था में जो चीजें आपकी प्रदत्त थी, सॉरी अब अर्जित थी, यानी वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, लेकिन जो जाति व्यवस्था है ये जन्म पर आधारित हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरे विद्वान जो परिभाषा देते हैं रिजले, हर्बर्ट रिजले, ठीक है, ये कहते हैं कि कास्ट इज अ क्लोज्ड सोशल ग्रुप, यानी जाति एक बंद वर्ग है। क्या कहते हैं? जाति एक क्या है? बंद वर्ग है, यानी कि इसमें अगर जन्म ले तो उससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बेस्ड ऑन बर्थ एंड इंडोगेमी, यानी कि ये जन्म और विवाह पर आधारित होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, शुक्ला एचडी पॉइंट जाति की एक परिभाषा देता है, कहता है कि जाति जन्म पर आधारित सामाजिक पहचान है जिसमें व्यक्ति का कार्य डिसाइड होता है, विवाह किस अपनी जाति में करना होता है, भोजन जो होता है किस उस पर विशेष प्रबंध होता है, ठीक है, सामाजिक संबंध पहले से तय होते हैं सब, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हैं कास्ट इज अ बर्थ बेस्ड आइडेंटिटी इन विच ऑक्यूपेशन, मैरिज एंड सोशल कंडक्ट आर प्री डिटरमाइंड, ठीक है, पहले से ही फिक्स होता है सब चीजें। आगे देखिएगा,
हेडिंग डालिएगा जाति व्यवस्था की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। देखिए जाति जन्म पर आधारित होती है, सबसे पहली बात है, यानी कि व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है, जन्म लेता है, उसी में उसकी सामाजिक जो है प्रतिष्ठा या पहचान तय होती है कि भाई फलाने फलाने का लड़का, तो फलाने के पीछे जो उसके पिताजी के पीछे जो जाति है वही उसकी भी जाति होगी, ठीक है, वो जाति बदल नहीं सकता। दूसरी विशेषता, अंतर जातीय विवाह निषिद्ध है, यानी कि इंडोगेमी इसमें नहीं होता है, यानी कि अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है व्यक्ति। विवाह केवल अपनी ही जाति में वो कर सकता है, किसी दूसरी जाति में विवाह करना समाज की दृष्टि से वैध नहीं है, यानी कि अच्छा नहीं माना जाता है। एक जाति का मतलब एक जाति का विवाह अपने ही जाति में होगा, किसी दूसरी जाति की कन्या से नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि व्यवसाय पूर्व निर्धारित होते हैं, यानी कि हर जाति का एक पारंपरिक पेशा होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलता रहता है पेशा, ठीक है, और उसी पेशे को व्यक्ति करता रहता है। जातियों में विवाह को लेकर के जो नियम होते हैं, कभी कभी क्या होता है सपिंड सप्रवर विवाह नहीं होता है, यानी अपनी जाति में तो विवाह होता है लेकिन अपनी जाति में जो सपिंड होता है, सप्रवर सगोत्रीय विवाह नहीं होता। सपिंड सप्रवर सगोत्रीय मतलब होता है अपनी बहन, यानी मान लेते हैं कि मैं शुक्ला हूं, मेरा नाम है शिवम शुक्ल, ठीक है, अब मेरी शादी मान लेते होने वाली है, तो अब मेरी शादी मान लेते होने वाली, तो अब मेरी शादी किससे नहीं होगी, मेरी शादी शुक्ल की लड़की से नहीं होगी, ठीक है, मतलब शुक्ल हो सकते हैं लेकिन अब शुक्ल नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है कि शुक्ल में क्या होता है, शुक्ल शुक्ल में शादी नहीं करेगा, पांडे में करेगा, मिश्रा में करेगा, तिवारी में करेगा, क्यों, चूंकि वो सपिंडीय आ जाएगा, सगोत्री आ जाएगा। जैसे कि गर्ग गोत्र मान लेते मेरा है, गर्ग गोत्र है तो गर्ग गोत्र की कोई कन्या होगी तो मेरी शादी उससे नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो मेरी बहन लगेगी, सिस्टर लगेगी, इस वजह से मेरी शादी उससे नहीं होगी, ठीक है। ये यानी अपनी जाति में विवाह तो करेंगे लेकिन अपनी जाति में भी उसमें नियम कायदे होते हैं। सपिंडीय सप्रवरीय विवाह नहीं होता, सगोत्रीय विवाह नहीं होता, एक ही गोत्र के कन्या और पुरुष में मतलब कि वर में विवाह नहीं होता है, ठीक है। हर जाति का एक पारंपरिक पेशा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, उनके पुत्र करते रहते, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, जाति की विशेषता। चौथी विशेषता, सामाजिक भेदभाव, यानी जातियों के बीच ऊंच नीच का, छुआछूत का और भेदभाव ये एक प्रकार से होता है। अब ये भेदभाव वगैरह कम हुआ है, सब कुछ एकदम से परफेक्ट हो रहा है, लेकिन जाति को एक प्रकार से जो लोग इस समय उसका फायदा उठा रहे हैं वो है राजनीतिक लोग, ठीक है, राजनीतिक लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं। आगे लिखेंगे वर्ण और जाति में अंतर, डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड जाति। देखिए वर्ण व्यवस्था की अगर बात की जाए और जाति व्यवस्था, दोनों में अंतर को लेकर के मैंने कई अंतर लिखे हुए हैं, लिखिएगा। पहला अंतर देखिए उत्पत्ति का आधार, बेसिस ऑन ओरिजिन। वर्ण की उत्पत्ति धार्मिक ग्रंथों जैसे कि ऋग्वेद मनुस्मृति में ईश्वर के अंगों से मानी जाती है, ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण वस मुखमासीदा बाहुराज जाननाकर्ता उरु तदस्य वैश्या पादाभ्याम शूद्र, यानी ब्रह्मा जी के मुखमंडल से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति ये वर्ण व्यवस्था में बताया जाता है। जैसे कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, ठीक है, वैश्य जंघों से और जो है शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इनकी उत्पत्ति सामाजिक और व्यवसायिक विभाजन के आधार पर मानी जाती है, ठीक है, ये बात है। तो ये एक प्रकार से वर्ण हो गए। अब जाति कैसे मानी जाती है, देखिए जाति का अंतर, देखिए दूसरा जाति के बारे में। जाति क्या होती है, जाति की उत्पत्ति सामाजिक और व्यवसायिक विभाजन के आधार पर होती है। क्या सामाजिक और व्यवसायिक विभाजन होता है जातियों का, जबकि समाज का जो वर्ण व्यवस्था थी वो जो है देवताओं के अंगों से, यानी ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पत्ति मानी गई। दूसरा अंतर देखिएगा, दूसरा अंतर है भैया, दूसरा अंतर विभाजन की प्रकृति यानी नेचर ऑफ डिवीजन। वर्ण व्यवस्था आदर्श और सैद्धांतिक थी, व्यक्ति के गुण कर्म और स्वभाव पर आधारित थी। जाति व्यवस्था व्यवहारिक एवं जन्म पर आधारित हो गई थी, जन्म से ही जाति तय होती थी, यानी कि जाति जो थी, देखिए वर्ण व्यवस्था की अगर बात की जाए बेटा, तो वर्ण व्यवस्था कैसी थी आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। वर्ण व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आप देखें अंतर देखें, वर्ण व्यवस्था जो थी आदर्श और सैद्धांतिक थी, यानी कि ये पहले चलती, इसमें सिद्धांत थे, व्यक्ति के गुण कर्म और स्वभाव पर आधारित थी, यानी गुण कर्म और स्वभाव पर आधारित थी कौन, वर्ण व्यवस्था। जबकि जाति व्यवस्था की बात की जाए, जाति व्यवस्था व्यवहारिक थी और जन्म पर आधारित हो गई, यानी कि जिस जिस जाति में आपने जन्म लिया आपकी जाति वही रहेगी हमेशा, यानी जन्म से ही जाति तय होती थी। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात की जाए, देखिए वर्ण व्यवस्था में जो था सामाजिक गतिशीलता थी, यानी कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो क्षत्रिय बन सकता था, क्षत्रिय है तो वैश्य बन सकता था, वैश्य है तो शूद्र बन सकता था, या शूद्र है तो वो ब्राह्मण बन सकता था या वैश्य बन सकता था या क्षत्रिय बन सकता था, यानी गतिशीलता थी इसमें, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने को ही गतिशीलता कहते हैं, वो गतिशीलता थी। गुण कर्म के आधार पर वर्ण बदला जा सकता था वर्ण व्यवस्था में, जबकि जब जाति व्यवस्था आई इसमें क्या हुआ, जाति व्यवस्था में कठोरता आ गई, यानी इसमें
कोई व्यक्ति एक जाति से दूसरी जाति में नहीं जा सकता, कठोर प्रतिबंध है। एक जाति से दूसरी जाति में लाना लगभग असंभव था, ठीक है, और अभी भी एक प्रकार से है। आगे देखिएगा, चौथी बात संख्या, यानी कि नंबर ऑफ कैटेगरी, यानी केवल 4 वर्ण थे। वर्णों की अगर बात की बेटा तो वर्णों की संख्या कितनी, 4 वर्ण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। जबकि क्षत्रियों की जातियों की अगर बात की जाए तो जातियां हजारों की संख्या में थी। जातियां कितनी थी, जातियां आज भी हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में जातियां हैं, जिसमें उपजातियां भी शामिल थी, ठीक है। पांचवी बात, उद्देश्य क्या है अंतर का, अंतर, उद्देश्य में भी अंतर है। देखिए, वर्ण व्यवस्था जो होती है समाज में कर्तव्यों का उचित विभाजन करना था वर्ण व्यवस्था का, ताकि समरसता बनी रहे, समाज में बराबर का सबको दर्जा मिले, जितना वैश्य शूद्र सभी को बराबर दर्जा मिले, ऐसा वर्ण व्यवस्था बताती है। जबकि जाति व्यवस्था क्या करती है, जाति व्यवस्था धीरे धीरे शोषण का माध्यम बन गई और असमानता को इसने जन्म दिया। किसने, जाति व्यवस्था ने। यानी जाति व्यवस्था उतनी परफेक्ट नहीं जितनी वर्ण व्यवस्था थी, यानी वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी थी और जाति व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। जाति का लोग फायदा उठा रहे हैं, राजनीति के लोग। देखिए, समाज पर प्रभाव इसका क्या पड़ता है, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इसका अंतर है। देखिए, वर्ण व्यवस्था ने शुरुआती समाज में सामंजस्य बढ़ाया था, जो है समाज पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा वर्ण व्यवस्था का। जबकि जाति व्यवस्था की अगर बात की जाए, जाति व्यवस्था ने समाज को विभाजित कर दिया था और ऊंच नीच की भावना को जन्म दिया जाति व्यवस्था ने। इस तरीके से जाति व्यवस्था एक निगेटिव विचारधारा है और वर्ण व्यवस्था एक पॉजिटिव विचारधारा, दोनों में अगर अंतर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। क्लियर। जाति व्यवस्था का विकास और उसका पतन कैसे हुआ, इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। किस तरीके जाति व्यवस्था का उत्थान हुआ, विकास हुआ और किस तरीके से इसका पतन हो गया, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आपके समक्ष ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं जाति व्यवस्था के उत्थान को लेकर के, जाति की व्यवस्था का विकास कैसे कैसे हुआ, फिर इसका पतन कैसे कैसे हुआ, सब कुछ आपको समझाएंगे। मतलब जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आज के बाद में आप छोड़ करके नहीं आओगे, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए सभी को। कोर्स में ज्वाइन हो जाइए, नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे ही, और चैप्टर के पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे, रिवीजन क्लास, मॉडल पेपर के पीडीएफ मिलेंगे, यानी सभी चैप्टर का पीडीएफ, एक आध दो पीडीएफ तैयार किया जाएगा एग्जाम तक, जिसमें सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, क्या विकास, जाति व्यवस्था का विकास कैसे हुआ। पहली बात, प्रारंभ में क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित थी शुरुआत में, ठीक है। इसके बाद में हुआ क्या कि कालांतर में, कालांतर माने समय के बीतने के बाद में, जब जन्म को ही जाति का आधार मान लिया गया, यानी कि जाति जन्म पर आधारित होने लगी, ठीक है, समय बीतने के बाद में, उसके बाद में हुआ तो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। यानी जब वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित ना होकर के जन्म पर आधारित हो जाती है, उसी समय से जाति व्यवस्था का उदय मान लिया जाता है, ठीक है। तीसरी विकास इसका ऐसे हुआ कि व्यवसाय आधारित वर्गीकरण हो गया, समाज में श्रम विभाजन को जन्म मिला, श्रम विभाजन हो गया, सबके काम अपने अपने बट गए। फिर मौर्य काल आते आते और गुप्त काल में आते आते जातियां परिपक्व होने लगी, जातियों का एकदम से गिरा जो था इसमें उभर करके सामने आया। और पांचवी बात है, मध्यकाल में जाति व्यवस्था और भी कठोर आकर के, मतलब कठोर होकर के उभरी। और आधुनिक काल में जाति व्यवस्था तो कठोर नहीं, लेकिन जाति व्यवस्था के जो जाति व्यवस्था में चिनकारी लगाने और जातियों को लड़ाते हैं लोग, ठीक है, ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से जाति व्यवस्था का विकास हुआ। जाति व्यवस्था का विकास आप देखते हैं, ना केवल एक जाति व्यवस्था का उदय, कोई एक नई संरचना नहीं थी, वर्ण व्यवस्था से ही जाति व्यवस्था का उद्भव हुआ। जब वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, जब वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, तब तक वह वर्ण व्यवस्था रहती है। लेकिन जब उसमें तमाम प्रकार की कठोरताएं आ जाती हैं, बाउंडेशंस आ जाते हैं, तो वही वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित जब हो जाने लगती है, उसके कुछ समय के बाद में वो जाति व्यवस्था बदलती चल, मतलब जाति व्यवस्था में वो बदलती चली जाती है। यही पूरी प्रक्रिया इसके विकास की है, यहाँ पर आपको मैंने लिख करके दे दिया, ठीक है। मध्यकाल में जाति व्यवस्था और भी कठोर होती चली गई, ठीक है। तो इसका पतन कैसे हो जाति व्यवस्था का, इसको समझते हैं। रेडी, जाति व्यवस्था का पतन। पहली बात, जाति के आधार पर ऊंच नीच का व्यवहार समाज में फैला, जिससे एक प्रकार जाति व्यवस्था को जो एकता थी जातियों में, वो एकता कम हुई, क्योंकि कुछ जातियां ऊंची, उनका पद प्रतिष्ठा ऊंची होती है और कुछ जातियों की पद प्रतिष्ठा बहुत नीची होती है, इससे थोड़ा सा वैमनस्यता फैलती है। दूसरी बात, जातियों में छुआछूत और भेदभाव प्रबल हुआ धीरे धीरे करके, ये भी जाति व्यवस्था के पतन का एक कारण रहा।
तीसरी बात, ब्राह्मणवाद ने समाज के अन्य वर्गों को नीचा दिखाया, ऐसा एक प्रकार से बताया जाता है, पुस्तकों में मेंशन है। लेकिन कुछ ऐसे ब्राह्मणों ने ऐसा किया होगा, सभी ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं किया। कुछ ऐसे ब्राह्मण थे जो सभी जातियों के साथ तमाम आंदोलन कर रहे थे। आप आधुनिक काल में ही देखें, तमाम प्रकार के ब्राह्मण ऐसे हुए जिन्होंने जो है आडंबर का, ढोंग का, जो ये सब होता है इनका विरोध ही किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे। चौथी बात है, ब्रिटिश शासन काल में आधुनिक शिक्षा व समाज सुधार आंदोलनों ने इसके पतन में भूमिका निभाई और जाति व्यवस्था का पतन जो है शुरू हो गया। पांचवी बात है, स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण के बाद जाति व्यवस्था को कानूनी तौर पर समाप्त करने का प्रयास लगातार किए गए, और वो प्रयास आज आप देख रहे हैं समाज में दिख भी रहे हैं। सभी जातियां अब एकदम समान है, बराबर है, किसी प्रकार कोई छुआछूत ये सब नहीं है। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार एक है, अनुच्छेद 17, वो सभी जातियों को, मतलब जो छुआछूत था, अनटचेबिलिटी को अंत करता है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 पूरा समानता का अधिकार है, सभी व्यक्ति समान है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा इन सभी के आधार पर। ठीक है, सब कानून के नजरों में सभी बराबर होंगे, सभी को बराबर रिस्पेक्ट दिया जाएगा, सब कुछ यहाँ पर बताया गया। अगली विषय, आधुनिक आलोचना यानी कि मॉडर्न क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम। सबसे पहली बात, जाति व्यवस्था को असमानता और सामाजिक अन्याय का जो है मूल माना गया। ठीक है, आधुनिक आलोचना इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं जाति व्यवस्था जो है, जाति व्यवस्था ही असमानता को फैलाई और सामाजिक अन्याय का एक मूल कारण बनी, ऐसा माना जाता है आधुनिक काल में। यह प्रतिभा और श्रम की उपेक्षा करती है, केवल जन्म को आधार मानती है, यानी कि कोई व्यक्ति, वैसे वो नहीं कि भाई शूद्र कितना भी पढ़ लिख ले लेकिन वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, ऐसा जाति व्यवस्था में जो है नियम था। लेकिन वर्ण व्यवस्था में क्या था कि जाति, मतलब कोई भी जाति शूद्र बहुत मतलब ब्राह्मणों जैसा काम कर रहा है, वो ब्राह्मणों जैसा व्यवहार कर रहा, तो ब्राह्मण वर्ण वो कन्वर्ट कर लेता था। ठीक है, ब्राह्मणों में मिल जाता था। ठीक है, आज भी जाति व्यवस्था में ऐसी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कहते हैं संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा उच्च जाति, निम्न जातियां जो होती हैं, उच्च जातियों के जैसे पहनावा ओढ़ावा, क्रियाकलाप और सब कुछ उच्च जातियों जैसे करते हैं। धीरे धीरे करके एक दो पीढ़ी बाद में वो जाति जो थी, जो निम्न जाति की जाति, मतलब निम्न जाति थी, वो उच्च जाति में कन्वर्ट हो जाती है, उच्च जाति में बदल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, और विस्तार से यहाँ पर चीजें आप समझ पा रहे होंगे। चौथी बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे अस्वाभाविक और अनैतिक बताया जाति व्यवस्था को। इसके अलावा जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को कई टुकड़ों में बांट दिया। पांचवी बात है, यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत जो है रहा है। जाति व्यवस्था, चूंकि लोकतंत्र जो है सभी को समान दृष्टि से देखता है, ऐसे में जाति व्यवस्था में उच्च नीच का जो नियम है, ये लोकतंत्र के कोई प्रकार से कहने के पे खतरा उत्पन्न कर सकता है, या भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में खतरा उत्पन्न कर सकता है। लेकिन भारत की राजनीतिक प्रक्रिया, भारत की जो राजनीति है, आज जाति के नाम पर ही चल रही है। यहाँ तक कि बिहार में जातिगत जनगणना भी करवाई जाती है कि भाई किस जाति के लोग कितने संख्या में हैं। आप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिस जाति का विरोध पूरा संविधान में, मतलब जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात कही गई, उसी संविधान के दायरे में रहने वाले जो नेता नगरी हैं, जातियों के नाम पर वोट मांगते हैं। ये आजकल बस केवल किताबों में जाति व्यवस्था को बुरा बताया जाता है, बाकी वास्तव में अगर धरातल पर देखें, जाति व्यवस्था के ही नाम पर पूरा समाज चल रहा है। ठीक है, प्रासंगिकता आज क्या है, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इसकी प्रासंगिकता क्या है जाति व्यवस्था की। जाति व्यवस्था की प्रासंगिकता, सबसे पहली बात, संविधान ने समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया और बंधुत्व की स्थापना करी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो है सभी व्यक्तियों में स्थापित करने का काम संविधान ने किया। दूसरी बात है, जाति आधारित आरक्षण आज भी सामाजिक न्याय का माध्यम बना हुआ। ये क्योंकि जाति के आधार पर ही, जैसे जो जातियां सताई गई, जिन जातियों के पास पैसा रुपया नहीं था, जो जातियां कमजोर थी, ठीक है, उनको आरक्षण दिया गया, उनको नौकरियों में प्रोत्साहन दिया गया, उनको आरक्षण दिया गया ताकि जो है उस पर वो नौकरी कर पाए। तो ये संविधान ने बड़ा काम किया जातियों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तीसरी बात है, हालांकि जातिगत भेदभाव अब भी कहीं कहीं मौजूद है, पर जागरूकता बढ़ी है, और जाति व्यवस्था बस बहुत कुछ गांव वगैरह में आपको देखने को मिलती है, बहुत कम जगहों पर, बाकी सब जगह सभी वर्ण बराबर है। वर्ण और जाति में मूल अंतर को समझना आज भी आवश्यक है, ताकि समाज में समरसता बनी रहे। लोग वर्ण व्यवस्था को बेकार बोलते हैं, वो लोग ये नहीं जानते कि वर्ण व्यवस्था अलग है और जाति व्यवस्था अलग है। वो बस एक प्रकार से आप देखिए कि बस केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं जो थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, नेता नगरी की बातों को या इधर उधर कई सारी बातों को सुन लेते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा जानकार नहीं, वो बस जानते कि भाई ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पहले भी ऐसा रहा होगा। पहले नहीं, मध्यकाल तक आते थे, जाति व्यवस्था एकदम से बेकार हो गई है। ठीक है,
बाकी पहले बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है। मध्यकाल और ये आप देखते हैं प्राचीन काल में बिल्कुल सेट सिस्टम था। उस समय उतने मार दंगे जातियों के नाम पर नहीं होते थे जितने आज होते। तो आज हम मॉडर्न होकर के क्या ही बहुत ज्यादा काम कर लिया, बहुत ही हम मानते बहुत ज्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी हो गई, तो हमने जाति के नाम पर क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। आज जाति के नाम पर हम वोट मांगते हैं। अतः निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं, पहली निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था एक आदर्श विचार था, जबकि जाति व्यवस्था उसका विकृत रूप था। यानी जाति व्यवस्था क्या, एक आदर्श विचार है, एक आइडियल थॉट है, उसको कोई भी समाज अपनाएगा, ठीक है। जाति व्यवस्था क्या है, एक विकृत रूप है उसी वर्ण व्यवस्था का। दूसरी बात है, जाति व्यवस्था ने जहां समाज को व्यवस्थित किया, समाज को सिस्टम से बनाया, वहीं पर भेदभाव को भी जन्म दिया जाति व्यवस्था ने, ठीक है। तीसरी बात है, आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था की भूमिका विवादास्पद रही है, लेकिन प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था भी ठीक ठाक थी। चौथी बात, हमें समाज में समानता, सामाजिक न्याय और सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए। इस तरीके से इन सभी मुद्दों को हम आगे बढ़ा करके काम करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये 4 निष्कर्ष आप लिख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट के माध्यम से, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम 25 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आ सकते हैं, ठीक है। आप सभी लोग प्रश्नों को देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो था व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित थे, जन्म पर आधारित नहीं था। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, किस ग्रंथ में वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के अंगों से बताई गई है? उस ग्रंथ का नाम बताइए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किस ग्रंथ में वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के अंगों से मानी गई है? महाभारत में नहीं, ठीक है। मनुस्मृति में, ठीक है, नहीं। ऋग्वेद में बताई गई, ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में एक श्लोक पढ़ता है, उस श्लोक का क्या नाम है बेटा? उस श्लोक का श्लोक क्या है? ब्रह्मणो वस्य मुखमासीदा बाहु राज्यान्याकृता उरु तदस्या पदभ्याम शूद्रो अजायतः। ब्राह्मणो वस्य मुखमासीद, ब्राह्मण मुखमंडल से, भुजाओं से क्षत्रिय, उरु से यानी जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति। ऋग्वेद, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के अंगों से बताई गई है, ठीक है, जो मैं समझा भी चुका हूं। तीसरा प्रश्न आपसे बनेगा इससे तीसरा प्रश्न क्या है? प्रश्न है, किस ग्रंथ में पहली बार जाति शब्द का प्रयोग हुआ है? जाति शब्द का पहली बार प्रयोग याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, महाभारत या जातक कथा? मनुस्मृति में जाति शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। जातियों की संख्या और उनके कार्यों का वर्णन जो है मनुस्मृति में मिलता है, अलग अलग जातियों का पेशा क्या होगा सब कुछ इसमें बताया गया है। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं है इनमें से? देखिए, ब्राह्मण एक वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य भी वर्ण है, शूद्रक कोई वर्ण नहीं बल्कि शूद्र एक वर्ण होता है, ठीक है। शूद्र होता तो आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन शूद्रक है गलत हो जाएगा, शूद्रक कोई वर्ण नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका, 5वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न, जाति व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या रहा है? जाति व्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है जन्म। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जातियां जन्म पर आधारित रही हैं। आगे देखेंगे, ठीक है, जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी जिससे सामाजिक गतिशीलता सीमित हो गई थी। छठा क्वेश्चन आ चुका है, जाति शब्द किस भाषा से लिया गया है? जाति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को, संस्कृत शब्द से लिया गया जाति व्यवस्था, ठीक है। जाति शब्द संस्कृत के जन धातु से बना हो जिसका मतलब होता है जन्म लेना, ठीक है। 7वां प्रश्न, वर्ण और जाति में मुख्य अंतर क्या होता है? वर्ण जो होता है लचीला होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। जाति जड़ होती है, यानी जाति में बदलाव नहीं होता है, जड़ बुद्धि होती है, ठीक है। जाति क्या होती है? जाति बेटा क्या होती है बेटा? जाति जो होती है वो उसमें बदलाव नहीं होता है, जाति में बदलाव ना होकर के जाति में बदलाव नहीं होता है, जबकि वर्णों में बदलाव हो सकता है, ठीक है। एक वर्ण दूसरे वर्ण में बदल सकता है, ध्यान रखिएगा। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी जबकि जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी और कठोर व्यवस्था थी। 8वां क्वेश्चन आ चुका है, वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? शोषण करना? बिल्कुल नहीं, ठीक है। सामाजिक संगठन? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक संगठन वाला बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। समाज को संगठित करने का काम किया वर्ण व्यवस्था ने। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक उद्देश्य समाज को व्यवस्थित रखना ही था। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जातक कथाओं से जातियों को स्थिति का ज्ञान किस काल से होता है? जातक कथाओं में जातियों का ज्ञान जो होता है बौद्ध काल से होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध काल में जातक कथाएं, और जातक कथाओं में बौद्ध धर्म से रिलेटेड तमाम कथाएं हैं। जातक कथाओं में जातियों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन जो जातक कथाओं के माध्यम से मिलता है। 10वां प्रश्न, आधुनिक जाति व्यवस्था की आलोचनात्मक या आलोचना किसने की है? बताएं, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है 10वां नंबर?
प्रश्न है, आधुनिक जाति व्यवस्था की आलोचना में किसने जाति एक श्राप कहा है? जाति एक श्राप किसने कहा? जाति एक श्राप है, आधुनिक आलोचकों में किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जाति एक श्राप है। ठीक है, जाति व्यवस्था को भारतीय समाज के लिए सबसे बड़ी बाधा बताया किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन आ चुका 11 नंबर, निम्न में से किस काल में जातियों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई थी? जातियों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई थी उत्तर मध्यकाल तक आते आते। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, यानी उत्तर मध्यकाल तक उपजातियों और पेशे पर आधारित जातियां तमाम बन गई थी। आजकल तो तमाम जातियां बन गई, जातियों को बनने में कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई, ब्राह्मण ने जाति नहीं बनाई, जाति लोग अपने अपने बन रहे हैं। ब्राह्मणों ने अगर जाति बनाई तो मान लेते 4 वर्ण, तो मान लेते ब्राह्मण आप बताओ, तो ब्राह्मणों ने वर्ण बनाया, अब फिर उस वर्णों में भी तमाम फूट गए, उस जाति में उपजाति, उस उपजाति में उस उपजाति बनती चली गई। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ब्राह्मणों ने बनाई है, फलाने ने बनाई, ढमाके ने बनाई, किसी ने नहीं बनाई है, वो स्वतः बनती चली गई। ठीक है, इसके पीछे किसी प्रकार कोई लॉजिक नहीं काम करता है, ये चीजें समाज में घटित होती थी, एक लंबी प्रक्रिया है इसके पीछे, एक लंबी प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक समाज के द्वारा नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 12वां प्रश्न, किस काल में वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था का रूपांतरण माना जाता है? तो काल है बेटा, कौन सा काल? वो काल है वैदिक से उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर होकर के जाति व्यवस्था में बदलने लगी थी धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन से, वर्णाश्रम धर्म का उल्लेख किस ग्रंथ में होता है? वर्णाश्रम के बारे में भगवत गीता में बताया गया है। ठीक है, भगवत गीता में वर्णाश्रम धर्म और स्वधर्म की व्याख्या बहुत ही विस्तार से करी गई है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जाति व्यवस्था का पतन किस कारण से हुआ? जाति व्यवस्था का पतन किस कारण से हुआ बेटा? जाति व्यवस्था का पतन कई कारणों से हुआ है, उन कारणों को हम जानने का प्रयास करते हैं। जाति व्यवस्था का पतन कई कारणों से हुआ है। ठीक है, कठोरता और भेदभाव की वजह से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जाति व्यवस्था की कठोरता और सामाजिक भेदभाव ने इसे पतन की ओर ढकेल दिया। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्ण व्यवस्था की विशेषता क्या थी? वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्म स्वभाव और योग्यता पर आधारित थी। 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जाति व्यवस्था के अनुसार अंतरजातीय विवाह को क्या कहा जाता है? अंतरजातीय विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। अनुलोम विवाह क्या है? जब एक जाति जो होती है अपनी जाति में विवाह करती है उसको अनुलोम विवाह। जब कोई उच्च जाति का लड़का है, मान लेते हैं लड़का उच्च जाति का है और लड़की निम्न जाति की है, लड़की क्या है? निम्न जाति की है, तो शादी हो सकती है। कोई लड़की कोई जाति नहीं होती है, लड़की चाहे जिस भी जाति या वर्ण की हो, वो एक प्रकार से जब उच्च वर्ण में शादी करे अपने से तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं, समाज इसको मान्य कर लेता है। लेकिन जब कोई प्रतिलोम विवाह कब होता है? जैसे मानते हैं निम्न वर्ण का कोई लड़का जो है, वो लड़का जो है निम्न वर्ण का है, ठीक है, और लड़की जो है उच्च वर्ण की है, ठीक है, तो वो शादी जो होती प्रतिलोम शादी उसको नहीं होता है, समाज में उसको मान्यता नहीं मिलती है। तो ये प्रतिलोम विवाह कहा जा सकता है जाति व्यवस्था के अकॉर्डिंग देखें तो। अंतरजातीय विवाह को ऊंची जाति की स्त्री और नीची जाति के पुरुष का विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है, जो कि समाज की दृष्टि से मान्य नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जाति व्यवस्था से किसको सर्वाधिक सामाजिक नुकसान हुआ है? जाति व्यवस्था से शूद्रों को ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शूद्रों को जाति व्यवस्था में सबसे निचला स्थान देकर के बहिष्कृत भी किया गया एक समय था। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, जातियों की संख्या की वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? बताएं। व्यवसाय और पैसे का विभाजन, इसी की वजह से आप देखते हैं जातियों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई, हर पैसे की अलग अलग जाति बन गई, जैसे जातियों में तमाम संख्या बढ़ती चली गई। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जाति व्यवस्था की वजह से किस संस्था का विकास नहीं हो पाया? जाति व्यवस्था की वजह से किस संस्था का विकास नहीं हो पाया है बेटा? ये उदार समाज का विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, जाति व्यवस्था ने सामाजिक समरसता को बाधित कर दिया, जो वर्ण व्यवस्था में सामाजिक समरसता विद्यमान थी उसको खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन से 20 नंबर, वर्ण व्यवस्था, वर्ण और जाति में मुख्य अंतर क्या है? क्योंकि जाति की अगर बात की, वर्ण जो है बेटा वो कर्म पर आधारित है और जाति जन्म पर आधारित है, पहला अंतर यही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जाति एक कृत्रिम रचना है, यह कथन किसका है? जाति एक कृत्रिम रचना है, किसने कहा था? जाति एक कृत्रिम रचना है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को मानव निर्मित और सामाजिक विकास के विरोध में बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। जातियों की व्यवस्था को सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किसने कहा? मैक्स वेबर ने कहा इसको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी सामाजिक स्तरीकरण, जातियों को समाज की परतों के रूप में देखा मैक्स वेबर ने। अगला क्वेश्चन से 23 नंबर, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत किस युग में हुई थी? वर्ण व्यवस्था की शुरुआत वैदिक काल में हुई है, ऋग्वेद में आपको मेंशन मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में ब्रह्म जो है वर्णों का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है सबसे पहली बार।
24 नंबर क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता की स्थिति कैसी थी? जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता की स्थिति जो थी एकदम से शून्य थी। ठीक है, जाति व्यवस्था में आप गतिशीलता कर ही नहीं सकते हैं। एक जाति में अगर आप पैदा हो तो उसी जाति में आपको मतलब मरना भी है, आप दूसरी जाति कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। जाति व्यवस्था में जन्म ही नियति बन गया था, जिससे व्यक्ति सामाजिक रूप से गतिशीलता नहीं हो पाया। वो व्यक्ति अगर चाहे भी तो किसी दूसरे समाज का अंग नहीं बन सकता, मतलब किसी दूसरे जाति में नहीं कन्वर्ट हो सकता। इसके अनुसार जाति का उन्मूलन ही भारत की मुक्ति है। किसने कहा था? अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, अम्बेडकर ने क्या कहा? डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जाति व्यवस्था जो है ये क्या है, उन्होंने जाति को सामाजिक बुराई मानते हुए इसे समाप्त करने की बात कही डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। ठीक है, ध्यान रखिए, इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझा। 25 क्वेश्चन आपके हो गए। अब इसमें मैंने पहले चैप्टर को पूरा विस्तार समझा, जिसमें जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं, परिभाषा, समालोचनात्मक विशेषता, सब कुछ आपको देख लिया, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। कहीं से कुछ भी आपका पूछा जाएगा आप इसको बता लीजिएगा। पूरा चैप्टर नंबर 1 मैंने पढ़ा दिया विस्तार से। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है सभी सब्जेक्ट की, 91 61 93 60 62 प्रश्न कीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जो है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, संस्कृत, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी आपको। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 5th सेमेस्टर में है, मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। आपको वहां पर जोड़ दिया जाएगा लाइव क्लास वाले ग्रुप से। ठीक है, वहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स बाद में मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस ग्रुप से जुड़ने का यह पीडीएफ नोट्स आपको एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे और एमसीक्यूज के आंसर भी उसके साथ में आपको मिलेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर लिखित यानी कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन सभी मिलेंगे। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, सभी विश्वविद्यालयों से संबंधित मिलेगा। कहीं पर कुछ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको दोनों मेजर सब्जेक्ट के दोनों पेपर की तैयारी, 4 पेपर ये और एक को करिकुलर, जिसमें आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना, कंप्यूटर और रीजनिंग के बारे में पढ़ना है, वो सब मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ये को करिकुलर वाला पेपर जो होता है, इसमें बैक आपकी लगने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो बैक नहीं लगेगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप हमारे से जुड़ जाइए। और हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल और बीए करिकुलर, आप उन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसको विस्तार से वहां पर पढ़ाया जाता है को करिकुलर वाले चैनल पर, को करिकुलर मास्टर पर आपका ये पढ़ाया गया है। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साल्फा में मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।